अ वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सबके लिए अकाउंट्स की वीडियो लेकर आया हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। आज हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां मैंने अकाउंट्स का लेसन 1 2 3 4 कंप्लीट कराया हुआ है। तो आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन, लास्ट पार्ट। तो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे और ये फॉर्मेट है आपका सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। वैसे यहां पे डेट तो दिया नहीं रहता, तो सीरियल नंबर पे हम करते चले जाएंगे। नंबर 1 लिखा हुआ है कमेंस बिजनेस विथ कैश 60,000। पर्टिकुलर में हमें क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 60,000। 60,000 रुपीज के साथ उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो बहुत इजी है। एसेट्स में हमने लिख दिया कैश, कैश में हमने डाल दिया 60। अभी हमारे बिजनेस के ऊपर कोई उधारी नहीं है, लायबिलिटी 0 और कैपिटल 60। जब बिजनेस शुरू करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। ये हमारा पहला बन गया। यहां से आप एक लाइन खींच देंगे। नंबर टू है पेड रेंट इन एडवांस, यानी कि प्रीपेड रेंट। और इसको मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ प्रीपेड होगा तो हम आरएचएस में, लायबिलिटी और कैपिटल में नहीं जाएंगे, एसेट्स में ही कैश में माइनस करेंगे और एसेट्स में ही प्रीपेड लिख के प्लस कर देंगे। तो रेंट पेड इन एडवांस 500 रुपीज। तो कैश में से 500 माइनस हो जाएगा, 59,500। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने प्रीपेड, एडवांस पेड, एक्रूड, एडवांस रिसीव, इन सब के बारे में डिटेल में बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो क्लास 11 की देख सकते हैं। अब यहीं पे प्रीपेड रेंट और यहां पे मैं लिख दूंगा 500। अभी बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है और कैपिटल 60। बहुत इजी है बच्चों, आप इसको ऐसे समझिए, कैपिटल का मतलब जो बिजनेस का एक्सपेंस है। यहां पे सर्विस तो लिया ही नहीं गया, मतलब अभी हम रेंट पे रहे नहीं पर पहले ही एडवांस दे दिए। तो हमें उनके घर में रेंट पे रहना है, उनसे सर्विस लेना है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर कुछ लेना है तो वो एसेट है और अगर कुछ देना है तो वो लायबिलिटी है। तो हमें यहां पे सर्विस लेना है, इसलिए वो एसेट है। तो यहीं पे माइनस कैश में और यहीं पे एसेट्स में प्रीपेड लिख के प्लस। और फिर सेकंड वाले से हमें क्या लिखना पड़ता है? न्यू इक्वेशन। अब नंबर 3 अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश 30 एंड क्रेडिट 20। मतलब स्टॉक खरीदा गया 30,000 कैश में और क्रेडिट में 20,000। परचेज्ड गुड्स इन कैश, कैश में लिया गया है 30,000 रुपीज एंड ऑन
क्रेडिट 20,000 रुपीज। कैश में भी सामान लिया और उधार में भी सामान लिया। तो अगर कैश में सामान लिया तो वो कैश में से माइनस हो जाएगा। अगर मेरे जेब में 100 रुपए है, मैं दुकान जाता हूं और दुकान जाके मैं 70 रुपीज का सामान लेता हूं, तो मेरे कैश, मेरे जो जेब में 100 रुपए था, उसमें से 70 क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैंने आपको बोला भी था, अगर परचेस करेगा तो कैश में माइनस और स्टॉक में प्लस, बिकॉज पैसे जाते हैं और सामान आता है। और जब कुछ सेल करते हैं तो कैश में प्लस, पैसे आते हैं बेचने से, और स्टॉक में माइनस, क्योंकि बेचने से वो सामान बाहर चला जाता है। तो सामान टोटल 30 और 20 50,000 का सामान लिया है, लेकिन कैश में कितना लिया है? 30। तो अभी गल्ले में से जो 59,500 है, उसमें से 30,000 माइनस हो जाएगा और कितना कैश बचा? 29,500 का कैश बचा। अब प्रीपेड रेंट जैसा था वैसा ही रह गया, एक नया एसेट आ गया, स्टॉक। कितने का सामान लिया है? टोटल 30,000 कैश में और 20,000 उधार में। मतलब दो सामान लिया 50,000 का, 30,000 का पेमेंट कर दिया और 20,000 को बोला खाते में लिख लो, इसका पेमेंट बाद में करूंगा। तो सामान तो टोटल लिया है। अगर आप दुकान जाते हैं और आप 700 रुपीज का सामान लेते हैं, आपने दुकानदार को 500 रुपए दिया, तो आपके घर में सामान कितने का आया? टोटल 700 का। आपके जेब से भले 500 गए, 200 रुपए उसने उधारी में लिख लिया, लेकिन आपके पास टोटल गुड्स कितने का आया? 700 का। तो यहां पे भी टोटल सामान कितने का आ गया? 50,000। टोटल सामान आ गया 50,000। और बिजनेस में उधारी बढ़ गई। क्रेडिटर, बिजनेस में बढ़ गई उधारी। कितने का सामान उधार में लिया है? 20,000। तो बिजनेस में क्या बढ़ गया? उधार। और कैपिटल जितना था उतना ही। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई सामान उधार में लेता है क्रेडिट में, तो वो कहां आएगा? लाइबिलिटी में। फिर यहां पे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। अगला नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। मतलब गोडाउन में से 20,000 का माल 30,000 में बेच दिया। माल बेचा है, बेचने से, सेल करने से कैश में पैसा आता है, स्टॉक से पैसा जाता है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज कॉस्टिंग 20,000 रुपीज। 20,000 का माल 30,000 में बेचा, 20,000 का गुड्स 30,000 में बेचा, तो टोटल कितने पैसे आएंगे गल्ले में? 30,000। तो कैश में कितना प्लस हो जाएगा? 30,000। कितना हो गया कैश? 59,500। प्रीपेड उतने का उतना ही रह गया, प्लस स्टॉक जो कि 50,000 था, उसमें से 20,000 का सामान बेच दिया। अगर मेरे घर में या मेरे बिजनेस में, मेरी दुकान में गोडाउन में 10 फर्नीचर रखे, मैंने उसमें से 8 फर्नीचर बेच दिए, तो मेरे पास कितने फर्नीचर बचे? 2। जब भी आप कुछ सेल करते हैं, स्टॉक डिक्रीज होता है, कम होता है। तो कितना स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा? 20,000। ध्यान रखिएगा, कॉस्टिंग मतलब जितने का सामान बेचा, और सोल्ड गुड्स फॉर कैश का मतलब जितना पैसा आया, जितने पैसे में बेचा। तभी तो फायदा होगा ना बच्चों।
50 से 20 गया, अब गोडाउन में 30,000 का स्टॉक बचा है। लाइबिलिटी उतना ही रहेगा पहले जितना था। अब 20,000 का गुड्स 30,000 में सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000। पर मैंने बोला था प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है, लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होता है। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 10,000। तो कैपिटल कितना हो गया? 70। ठीक है। यहां पे बच्चों कभी कभी आपसे गलती हो जाती है, मैंने भी नोटिस किया है। 20,000 का गुड्स 30 में बेचा तो कैश में 10 जोड़ते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना। अगर मान लो आप एक स्टेशनरी शॉप चला रहे हो, आपने एक मार्कर को 30 रुपीज में सेल किया और आपने वो मार्कर अपने डीलर से 20 रुपीज में परचेज किया था, मतलब आपको वो मार्कर पड़ा था 20 का और आपने बेचा 30 में, तो आपके गले में जो पैसा आएगा तो वो तो पूरा 30 आएगा। आप जब काउंटर में बैठेंगे, कैश काउंटर में, उसमें तो पूरा 30 एंट्री होगा। हाँ, आप प्रॉफिट में लिखेंगे 10 कि 20 का आपने 30 में बेचा, लेकिन जो कैश आएगा वो तो पूरा आएगा। तो यहां पे भी कैश में आपको पूरा लेना है 30, स्टॉक में से माइनस करना है जितने का स्टॉक सेल हुआ, कैपिटल में लेना है जितने का प्रॉफिट हुआ। 20 का गुड्स 30 में बेचा, 10,000 का प्रॉफिट। फिर यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। अगला अगला है पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो दो एंट्रीज है। ठीक है, तो हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे। ठीक है। पेड सैलरी है आपका 500 रुपीज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज। सबसे पहले हम देखेंगे कितना सैलरी उसने पे किया। कितना सैलरी पे किया? 500। तो कैश काउंटर में गले में जो 59,500 है उसमें से पे कर रहा है, अपने वर्कर को सैलरी दे रहा है, एक्सपेंस है तो बिजनेस से पैसा जा रहा है। 59,500 से 500 गया, कितना बचा? 59। प्रीपेड रेंट उतना ही रह गया, स्टॉक उतना ही रह गया, लाइबिलिटी भी अभी 20 ही है, और कैपिटल से भी 500 माइनस, क्योंकि बिजनेस से पैसे गए, तो 69,500। अब इसी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी है। मैंने बोला था बच्चों, आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने सर्विस ले लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो एसेट्स में कुछ मत करिएगा। जब भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो, लाइबिलिटी में प्लस, क्योंकि वर्कर ने जो आपके लिए काम किया था उसका 600 रुपए बना था, 600, पर आपने उसको 500 दिया और 100 रुपीज आपने अभी उसका रोक दिया, आपने उसको दिया नहीं है, तो आपको वो फ्यूचर में देना है, और देना है मतलब लाइबिलिटी। तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग होगा लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा। तो ये लाइबिलिटी में मैंने लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो 20,000 पहले से था, 500 और हो गया। और कैपिटल से क्यों माइनस होगा? कैपिटल मतलब बिजनेस का, आपने सर्विस ले लिया है, वर्कर ने आपके लिए काम कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? हाँ? ओ सॉरी, आउटस्टैंडिंग 100 है, मैंने गलती से 500 लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। तो यहां पे एक सेकेंड, सैलरी पेड, अच्छा एक छोटा सा माइनर सा मिस्टेक हो गया बच्चों। पहले मुझे यहां पे माइनस करना था, मैंने उसको माइनस किया ही नहीं। पहले मुझे माइनस करना था 500, 69,500। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। अभी सैलरी पेड वाला 500 है, तो मैंने कैश में भी 500 माइनस किया और कैपिटल में भी 500 माइनस किया। अब आउटस्टैंडिंग मतलब आपने सर्विस ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं दिया, आपको देना है, और देना है मतलब लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में 100 और कैपिटल में हो जाएगा वो माइनस।
तो 69,400 कैपिटल से क्यों माइनस होगा बच्चों? क्योंकि कैपिटल मतलब बिजनेस का, आपने सर्विस ले लिया है तो आपको वो एक्सपेंस कट चुका है, डिडक्ट हो चुका है। तो कैपिटल में जो सैलरी पेड है वो भी माइनस होगा और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी माइनस होगा। तो जब भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो, लाइबिलिटी में प्लस और कैपिटल में माइनस। ठीक है, आगे सिक्स्थ। अच्छा, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। लास्ट वन, लास्ट में बोला है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल लिया। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000, मतलब बिजनेस के लिए नहीं लिया बच्चों। यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा बाद में न्यू इक्वेशन। बिजनेस के लिए नहीं लिया है, अपने घर के लिए लिया है, मतलब पर्सनल यूज, ड्राइंग्स। तो ये बिजनेस से चला जाएगा। तो जब भी कुछ पर्सनल यूज के लिए लेगा, पर्सनल, डोमेस्टिक या प्राइवेट, तो कैश में से वो माइनस हो जाएगा पैसा और कैपिटल से भी माइनस। क्यों? ये ड्राइंग्स है, मतलब बिजनेस से वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी 5,000 माइनस, कैश बचा आपका 54, प्रीपेड उतना ही रह गया 500, स्टॉक आपका उतना ही रह गया, लाइबिलिटी दो है, एक 20,000 जो क्रेडिट में सामान लिया और आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहां से भी 5,000 माइनस, तो 64,400। और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। अगर मान लो ये मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए लिया होता तो कैश में माइनस और एसेट्स में ही मोटरसाइकिल लिख के प्लस, क्योंकि कैश गया बदले में मोटरसाइकिल आया। लेकिन यहां बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल लिया है, तो बिजनेस से चला गया पैसा, बिजनेस से बाहर चला गया, क्योंकि वो मोटरसाइकिल बिजनेस में नहीं आएगा, वो घर में जाएगा। ठीक है, अब मैच कर लीजिए 84,500, 84,500 दोनों साइड का टोटल हमने मैच कर लिया। बिल्कुल हमारा आंसर सही है, एकदम सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों अब इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और एक बात बच्चों, यहां पे पर्टिकुलर के जगह आप ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो, वो भी सही है। पर्टिकुलर के जगह ट्रांजैक्शंस मींस यू कैन यूज ट्रांजैक्शंस इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब क्वेश्चन 11 करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। नंबर 1, started business with cash 60,000। तो सबसे इजी तो यही वाला है, एसेट्स में हमने डाल दिया कैश, कैश में डाल दिया 60, लाइबिलिटी अभी 0 और कैपिटल में भी 60। हमेशा न्यू इक्वेशन बच्चों सेकंड से लिखिएगा, फर्स्ट से नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नंबर 2, नंबर 2 है रेंट रिसीव्ड 2,000। इस बार रेंट पेड नहीं है, रेंट रिसीव्ड है। रेंट रिसीव्ड कितना है? रेंट रिसीव्ड 2,000 रुपीज, मतलब इस बार पे नहीं कर रहे हैं, रेंट मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो कैश में प्लस 62 और कैपिटल में भी प्लस
क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो 60 में 2 प्लस 62 और यहां पे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। अगला नेक्स्ट है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड मतलब, उसको बंद कर, एक्रूड मतलब अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने कमा लिया है लेकिन आपको मिला नहीं है, तो आपको मिलेगा। जैसे आप दुकान में बैठे, आपने किताबें बेच दी, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, यू हैव सोल्ड द बुक्स बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट, एक्रूड इनकम। आपकी मिठाई की दुकान है, आपने मिठाई बेची, अभी ये पैसे मिले नहीं है, एक्रूड इनकम। फ्यूचर में आपको मिलेगा, और मिलेगा मतलब एसेट। तो जब भी एक्रूड होगा इसको एसेट में और कैपिटल में प्लस कर दीजिएगा। एक्रूड इनकम है 500, एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपीज, तो कैश में भी 500 प्लस सॉरी, कैश में प्लस नहीं होगा, सॉरी, पैसे मिले नहीं है। अगर मिल जाता तो कैश में प्लस होता, पैसे मिले नहीं है, ठीक है। तो एसेट्स में मुझे लिखना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट। आई हैवंट रिसीव्ड द मनी। इफ आई हैड रिसीव्ड द मनी, it would have been added in cash as well as capital. Like the previous transaction, the rent was received, so it was added in the cash as well as in the capital. But now the interest is accrued. We haven't received the money yet. We will receive it in the future. So cash, it won't be added in cash. Cash जैसा था वैसे ही रहेगा। Accrued interest asset है because हमें फ्यूचर में पैसे लेने, कुछ लेना है मतलब एसेट। यहां 200, सॉरी 500 एक्रूड इंटरेस्ट, और कैपिटल में भी 500 प्लस 62 500। क्यों? बिकॉज आपने गुड सेल कर दिया है, आपने पैसे अर्न कर लिए हैं, और वो कैपिटल में शो हो जाएगा। जैसे एक्सपेंस भले आपने पे नहीं किया लेकिन कैपिटल से वो डिडक्ट हो जाता था आउटस्टैंडिंग, उसी तरह एक्रूड इनकम आपने भले अभी रिसीव नहीं किया, आपने कमा लिया है, तो आपके कैपिटल में वो प्लस हो जाएगा। और एसेट में क्यों? क्योंकि ये आपके लिए इनकम आपको फ्यूचर में मिलेगा, इसीलिए एसेट। इसके बाद यहां लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब आपको पैसे मिल तो गए हैं पर इस पैसे में आपका हक नहीं है, राइट नहीं है, बिना सर्विस दिया अपने एडवांस में ही पैसे ले लिए। तो ये कैश में प्लस होगा और लाइबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 100 रुपीज। तो कैश में प्लस हो जाएगा 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज, तो कैश में प्लस हो जाएगा 63, एक्रूड इंटरेस्ट वैसा ही रहेगा, और लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा एडवांस कमीशन रिसीव्ड 1000, और कैपिटल जैसा था। अब आप एक डिफरेंस देखिए, जब रेंट रिसीव्ड हुआ था वो राइटफुली अर्न था, मतलब आपने सर्विस दिया तब आपको रेंट मिला, तो कैश में भी प्लस हो गया और कैपिटल में भी प्लस हो गया था। ये 2000 आप देख सकते हैं, रेंट रिसीव 2000, कैश में भी 2 प्लस, कैपिटल में भी 2 प्लस। लेकिन यहां पे जो कमीशन मिला है ये एडवांस में मिला है, बिना सर्विस दिए आपको पहले ही पैसा मिल चुका है, यानी ये पैसा आपने अर्न नहीं किया है, अभी तक आपने सर्विस दी नहीं है, आपको सर्विस देना है। कमीशन क्यों मिलता है? घर बेचने में आपने हेल्प किया, कमीशन है ना, या किसी भी काम में आपने सेल में मदद किया, आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एडवांस में कमीशन मिल गया, मतलब अभी तक आपने वो सर्विस दिया नहीं है, तो आपको वो सर्विस देना है, और कुछ देना है मतलब लायबिलिटी, चाहे पैसा हो या सर्विस। हाँ,
सिंपल कमीशन रिसीव होता तो कैश में भी प्लस होता, कैपिटल में भी प्लस होता, बिकॉज कैपिटल मतलब बिजनेस का, तो ये भी बिजनेस का है, लेकिन अभी तक सर्विस दी नहीं गई है, देनी है, इसलिए कुछ भी एडवांस में मिले तो वो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में भी प्लस और कैश में भी प्लस। न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, अमाउंट विड्रॉन 5,000, अमाउंट विड्रॉन 5,000 रुपीज, मतलब बिजनेस से, बिजनेस के कैश अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए पर्सनल यूज के लिए। मैंने बोला था अगर कुछ भी ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स को डोमेस्टिक पर्सनल प्राइवेट बोलते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालेगा तो कैश में भी माइनस होगा और कैपिटल में भी। तो कैश में 5,000 माइनस, कैश बचा आपका 58, ये 500 ही रहा, ये 1,000 ही रहा, और यहां से भी 5,000 माइनस 57,500, 58,500, हाँ खत्म हो गया। यस, हमारा आंसर हो चुका है। अब आंसर देख लेते हैं, 58,500, 1,000, बिल्कुल हमारा सोल्यूशन सही है। तो न्यू इक्वेशन ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12, कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000, commenced business with cash 50,000। तो ये हमने एसेट्स में लिखा कैश, कैश में डाल दिया 50,000, लाइबिलिटी 0, और कैपिटल में भी डाल दिया 50,000। नेक्स्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, न्यू इक्वेशन 2 से लिखेंगे, ठीक है। अगला, पेड इनटू बैंक 10,000, पेड इनटू बैंक 10,000। बच्चों यहां पे ध्यान रखिएगा, अपने ही गल्ले से, अपने ही कैश काउंटर से पैसा बैंक में डाल दिया, तो कैश में से 10,000 माइनस, कैश में बचा 40, और एक नया एसेट आ गया बैंक, और बैंक में डाल दिया 10। सो इजी, लाइबिलिटी 0 और कैपिटल 50। अगर यहां पे बच्चों ये बोला होता इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल इनटू बैंक, अगर बिजनेस में बाहर से पैसा आता तो कैश में माइनस नहीं करता 10, बैंक में प्लस करता 10 और कैपिटल में भी प्लस करता 10, लेकिन अपने ही कैश का पैसा बैंक में डाला तो कैपिटल नहीं बढ़ेगा, एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया, हाथ का कैश कम हो गया और बैंक में पैसा बढ़ गया। तो इसीलिए अगर अपना ही पैसा बैंक में डालता है तो कैश में माइनस और बैंक में प्लस, और बाहर से पैसा बैंक में डालता है तब बैंक में भी प्लस होता और कैपिटल में भी प्लस होता। फिर यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी किए थे। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड
ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज। मतलब गुड्स खरीदा टोटल 50,000 का, 30 और 20 50, बट उसका पेमेंट कितना किया है अभी? 20,000 का पेमेंट अभी कर दिया है। तो कैश में से 20,000 माइनस हो जाएगा। कितना कैश बचा? 20। बैंक जितना था उतना ही रहेगा। एक नया एसेट आ जाएगा, स्टॉक। और स्टॉक में कितना चला जाएगा? 50,000, क्योंकि टोटल 50,000 का एसेट्स परचेज किया गया। 20,000 का पेमेंट कर दिया और 30,000 का पेमेंट अभी नहीं किया, उसको बोला क्रेडिट, खाते में लिख लो, बाद में पेमेंट करेंगे। तो टोटल कितने का गुड्स लिया? 20 और 30 50। आप एक शॉप जाते हो और आप वहां से कुल मिला के 10 चेयर लेते हो। 7 चेयर का आपने पेमेंट कर दिया, 3 चेयर का पेमेंट आपने बोला क्रेडिट कर दो, बाद में करेंगे। तो आपके बिजनेस में तो टोटल 10 चेयर ही आएंगे, भले आपने 3 चेयर का पेमेंट नहीं किया। ठीक उसी तरह जैसे 20,000 का पेमेंट किया और 30,000 का पेमेंट नहीं किया, लेकिन टोटल स्टॉक तो आएगा ना पूरा। तो टोटल कितने का स्टॉक आ गया? 50। अब बिजनेस के ऊपर बढ़ गया उधारी, मतलब लाइबिलिटी क्रेडिटर। मैंने बोला था कुछ भी सामान अगर उधार में लेता है क्रेडिट में तो वो लाइबिलिटी है। कितना लाइबिलिटी? 30,000। और कैपिटल एज इट इज जैसा था, मैंने बोला ये फ्यूचर में उसे 30,000 का पेमेंट करना है, और अगर फ्यूचर में कुछ देना है तो वो लाइबिलिटी। और यहां पे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। ऐसा भी हमने किया है, 30,000 के गुड्स को 40,000 कैश में सेल कर दिया। सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 रुपीज कॉस्टिंग 30,000 रुपीज। 30,000 का गुड्स 40,000 में सेल किया तो कितने पैसे आए? 40,000। तो कैश में कितना प्लस हो जाएगा? 40,000। तो कैश कितना हो गया? 60,000। इसका मतलब 30,000 का गुड्स 40 में बेचा तो टोटल जेब में कितने रुपए आ गए? 40। मैंने बार बार बोला है सेल करने से कैश बढ़ता है और स्टॉक कम होता है। तो 40,000 कैश में आ गया, कैश काउंटर में 60,000 हो गए। बैंक जितना था उतना ही एज इट इज। कितने का स्टॉक सेल कर दिया? 30,000। तो जो स्टॉक गोडाउन में 50,000 था उसमें 30,000 का स्टॉक माइनस कितना बचा? 20,000 का स्टॉक बच गया। अब लाइबिलिटी उतना ही। अब 30 का गुड्स 40 में सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10,000। प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज होता है, लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होता है। तो कितना हो गया? 60। और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रेंट पेड 500। सिंपल, पैसे जा रहे हैं। रेंट पेड 500 रुपीज, सिंपल पैसे जा रहे हैं। तो कैश में से 500 माइनस, कैश हो गया 59,500। बैंक एज इट इज, स्टॉक भी एज इट इज, लाइबिलिटी भी एज इट इज, और हमारा कैपिटल भी एज इट इज। और यहां अच्छा कैपिटल एज इट इज नहीं, रेंट पेड हुआ है तो कैपिटल से 500 माइनस हो जाएगा।
इंसान से गलती हो जाती है कभी कभी, मेरे से भी हो गई। जब भी कुछ पेमेंट करे, सिंपल पेमेंट, रेंट पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, वेजेस पे कर रहा है, तो पैसे जा रहे हैं, कैश में भी माइनस, कैपिटल में भी माइनस। लेकिन अगर कुछ एसेट ले रहा है, जैसे एसी ले रहा है, फ्रिज ले रहा है, स्टॉक ले रहा है, तो कैश कम हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, बदले में एसेट आ रहा है, सामान आ रहा है, तो इसमें माइनस और इसमें प्लस। लेकिन अगर सर्विस चार्ज का एक्सपेंस दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, इंटरनेट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, तो ये सब में कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ पैसे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो तो कैश में भी माइनस और कैपिटल में भी माइनस, ठीक है। और यहां लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, अगला है रेंट आउटस्टैंडिंग। मैंने बोला था कुछ भी आउटस्टैंडिंग होगा एसेट्स में कुछ मत करना, लायबिलिटी में प्लस और कैपिटल में माइनस। आउटस्टैंडिंग मतलब आपने रह लिया, घर में किराए में रह लिया, लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया, तो आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है। और अगर कुछ देना है फ्यूचर में तो लायबिलिटी, आपको जो रेंट है वो देना है। कितना आउटस्टैंडिंग है रेंट? 100। रेंट आउटस्टैंडिंग 100, तो एसेट्स में कुछ नहीं होगा, एज इट इज उतर जाएगा एसेट्स। और लाइबिलिटी बढ़ गया, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, कितना है? 100, लाइबिलिटी में प्लस, और जैसे मैंने बताया था कैपिटल में माइनस, क्योंकि आपने सर्विस ले लिया तो आपका कैपिटल से वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो, लाइबिलिटी में प्लस और कैपिटल में माइनस। फिर यहां लिखना पड़ेगा मुझे न्यू इक्वेशन। सेवेंथ, बॉट फर्नीचर 5000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर लिया लेकिन उधार में लिया। बॉट फर्नीचर 5000 रुपीज ऑन क्रेडिट, उधार में लिया। तो अगर क्रेडिट में ले रहा है तो क्या कैश में से पैसा डिडक्ट होगा? आपके जेब में 100 रुपए है, आपने राशन की दुकान से आलू लिया 100 रुपए का, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, तो आपके जेब में से क्या 100 रुपए कुछ डिडक्ट होगा? आपके जेब में जितना पैसा था उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट में लिया, उधार में। तो यहां पे भी इसने उधार में लिया है फर्नीचर। फर्नीचर है या फ्रिज है? फर्नीचर उधार में लिया, तो कैश जितना था उतना ही रहेगा, बैंक जितना था उतना ही रहेगा, स्टॉक जितना था उतना ही रहेगा। एक नया एसेट आ जाएगा फर्नीचर, और फर्नीचर में डाल देंगे 5। फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब को स्टॉक में मत जोड़ देना, स्टॉक में सिर्फ एसेट्स को ऐड करते हैं, सॉरी गुड्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर कुछ अलग एसेट ले रहा है फर्नीचर, बिल्डिंग, तो उसको अलग से शो करना। जब गुड्स परचेज करेगा तभी उसको स्टॉक में ऐड करना, वरना अलग से शो करना। अब लाइबिलिटी फिर से बढ़ गई, एक और लाइबिलिटी आ गई, फर्नीचर। तो 30,000 का स्टॉक था लाइबिलिटी में, फिर 100 रुपीज का रेंट आउटस्टैंडिंग, और अब फर्नीचर भी उधार में ले लिया, तो वो भी लाइबिलिटी, कैपिटल एज इट इज। फिर मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फ्रिज लिया है, रेफ्रिजरेटर, पर पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, तो वो बिजनेस से बाहर हो गया, नहीं ड्रॉइंग्स, कैश में भी माइनस और कैपिटल में भी माइनस। बॉट रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज फॉर
पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज है 5,000 रुपीज। तो कैश में से माइनस हो जाएगा 5,000, क्योंकि बिजनेस के ही पैसे से फ्रिज ले रहा है। तो कैश कितना बचा? 54,500। बैंक एज इट इज, स्टॉक एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज, लाइबिलिटी एज इट इज, और कैपिटल से भी 5,000 माइनस, क्योंकि बिजनेस से वो बाहर हो गया। अगर ये रेफ्रिजरेटर बिजनेस के लिए लेता तो कैश में माइनस करता और यहीं पे रेफ्रिजरेटर लिख के प्लस कर देता। अगर वो फ्रिज बिजनेस के लिए लेता, लेकिन पर्सनल लिया है, बिजनेस से बाहर हो गया, ड्राइंग्स, और जब जब ड्राइंग्स होगा कैश में माइनस और कैपिटल में भी माइनस। और अगर सामान निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, गोडाउन में से स्टॉक निकाल रहा है पर्सनल, तब स्टॉक में से माइनस और कैपिटल से। जैसे यहां पे तो पैसे निकाल के सामान ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी हार्डवेयर की शॉप है और इसके पास 50,000 का पेंट पड़ा हुआ है, और इसने इसमें से 10,000 का पेंट अपने घर के लिए ले लिया कि घर में पेंट करवा लेंगे, तब स्टॉक से माइनस होता और कैपिटल से माइनस। ड्राइंग्स जब भी होगा तब एसेट से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी। अगर पैसा निकाल रहा है तो कैश या बैंक से माइनस होगा, और अगर सामान निकाल रहा है तो स्टॉक से माइनस होगा, और कैपिटल से तो माइनस होगा ही। इसको लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। लास्ट वन, लास्ट में आ गए हम, और इसमें लिखा हुआ है परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश, और इस बार मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए लिया है, पर्सनल यूज के लिए नहीं, क्योंकि पर्सनल यूज हो तो क्वेश्चन में वो लिखा रहता है परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000 रुपीज। पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस के लिए मोटरसाइकिल लिया, तो कैश में से माइनस, कि पैसे देकर खरीदा है, तो गल्ले में कितना कैश बचा? 34,500। ये 10,000, ये 20 एज इट इज, ये फर्नीचर भी एज इट इज। एक नया एसेट आ गया, मोटर साइकिल, और मोटरसाइकिल 20,000। मैंने बोला था अगर बिजनेस के लिए कुछ लेगा तो एक एसेट कम होगा कैश, और बदले में उतने का ही एसेट ऐड हो जाएगा। और ये जैसा था लाइबिलिटी एज इट इज। मैच कर लेते हैं। कैश 34,500, बैंक 10, स्टॉक 20, फर्नीचर 5, मोटरसाइकिल 20, लाइबिलिटी क्रेडिटर 30, आउटस्टैंडिंग रेंट 100, फर्नीचर 5,000, और कैपिटल बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, started business with कैश, कितने कैश के साथ शुरू किया? 1 लाख। तो ये एसेट्स में मैंने लिखा कैश, कैश में डाल दिया 1 लाख, लाइबिलिटी अभी 0, और कैपिटल में भी डाल दिया 1 लाख। और न्यू इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताया था नंबर 2 से लिखते हैं। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 20 एंड ऑन क्रेडिट 30। ये तो अब रिपीट हो गया, बार बार लूप में चल रहा है। परचेज्ड गुड्स ऑन कैश 20,000
एंड ऑन क्रेडिट 30,000। सो इजी। 20,000 का सामान कैश में लिया तो कैश में से 20 हो जाएगा माइनस, कैश हमारा बचा 80 और एक नया एसेट आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक में हमको पूरा लेना पड़ेगा। 30 का स्टॉक क्रेडिट में लिया, 20 का कैश देकर लिया। टोटल कितने का स्टॉक लिया? 50,000। तो स्टॉक में आ जाएगा 50, यहां लिख लीजिए स्टॉक आ गया 50। क्रेडिटर उधार में सामान लिया तो क्रेडिटर कितने का सामान उधार में लिया? 30, तो लाइबिलिटी में आ गया आपका 30 और कैपिटल जैसा था वैसा ही। और यहां पे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट इधर में लिख, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। 10,000 का कॉस्टिंग बेचा कैश में और 15,000 का कॉस्टिंग बेचा क्रेडिट में। दोनों गुड्स को सेल किया और कितना प्रॉफिट? 20% का प्रॉफिट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये वाला, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं कैश की बात कर रहा हूं। 10,000 का सामान कैश में बेचा, मतलब इसके बदले पैसे मिल गए। तो ये लिखा मैंने 10,000, कितना प्रॉफिट? 20%। 20 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, 2,000। तो 10,000 में आप 2,000 प्लस करिए, 10 में 2 प्लस 12,000, मतलब 10,000 का सामान उसने 12,000 कैश में बेचा। मतलब 10,000 का गुड्स था स्टॉक में से, और उसमें से उसको उसने 20% प्रॉफिट, जो मैंने निकाला 2,000, और प्रॉफिट क्या हो जाता है? प्लस। तो 10,000 का स्टॉक उसने 12,000 में सेल किया। अब क्रेडिट वाला, ये वाला कौन सा था? कैश। अब क्रेडिट मतलब उधार में माल बेचा है 15,000 और उसमें उसको कितना प्रॉफिट है? 20%। दोनों में ही 20% का प्रॉफिट है, 3,000। तो 15,000 में प्रॉफिट 3,000 प्लस 18,000। इसका मतलब 15,000 का माल उसने उधार में बेचा और उसके बदले उसको 18,000 मिलेगा। अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो ये एक्रूड इनकम है, बिकॉज इसने स्टॉक तो बेचा है लेकिन उसका पैसा अभी उसको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 at a profit of 20% for cash and costing 15,000 again at a profit of 20% on credit। मतलब 10,000 का माल उसने कैश में बेचा जिसके बदले 12,000 मिल गए, और 15,000 का माल उसने 18 में बेचा लेकिन उसके पैसे अभी रिसीव नहीं हुए। तो बताइए, जब जब सेल करेगा कैश प्लस होता है और स्टॉक माइनस होता है, तो कितना रुपए मिलेगा? 12। ये 18 मिलेगा लेकिन अभी मिला नहीं है, ये फ्यूचर में मिलेगा। तो अभी कितना कैश मिलेगा? 12,000। तो कैश था 80, उसमें प्लस कर दीजिए 12,000
तो कैश हो गया 92,000। स्टॉक कुल मिला के 10,000 का स्टॉक कैश में बेचा और 15 का स्टॉक उधार में बेचा। टोटल कितने का स्टॉक सेल किया? 25,000 का स्टॉक उसने सेल कर दिया। 10 का पैसा मिल गया। ये 15 का माल जो बेचा इसका पैसा अभी मिला नहीं, लेकिन टोटल जो 50,000 का माल था गोडाउन में उसमें से 25,000 का प्रोडक्ट सेल हो गया। तो कितना स्टॉक बचा? 25 प्लस डेटर। अब मुझे एक बात बताइए, उधार में जब माल खरीदता है मतलब उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी तो यहां लेते हैं। तो जब उधार में माल सेल कर रहे हैं तो हमें उसे पैसे देने नहीं है, हमें फ्यूचर में उससे पैसे लेने हैं। और लेने का मतलब क्या होता है? एसेट्स। तो हमें कितना रुपए वसूल करना है फ्यूचर में? 18,000। क्यों? क्योंकि हमने उसको 15,000 का गुड सेल किया है, तो हमें उससे कितना लेना है? 18,000। तो डेटर में मैंने डाल दिया 18,000। बहुत सिंपल है। जब आप उधार में क्रेडिट में परचेज करते हो तो लाइबिलिटी, जब आप उधार में सेल करते हो तो एसेट्स। लाइबिलिटी है तो क्रेडिटर, एसेट्स है तो डेटर। ठीक है, लाइबिलिटी हमारा वैसा ही रहेगा 30, और कैपिटल में 5,000 प्लस होगा। क्यों? कैश में जब माल बेचे 2,000 का प्रॉफिट, क्रेडिट में माल बेचे 3,000 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 5,000। भले ये 3,000 अभी मिला नहीं, प्रॉफिट तो हुआ है ना, तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 5,000। तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा 5,000। हमारा कैपिटल बचा 1,05,000। अब यहां लिखना पड़ेगा मुझे न्यू इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को बच्चों, उधार में माल बेचने से एसेट्स में डेटर लिख के आता है और उधार में माल खरीदने से लाइबिलिटी में क्रेडिटर लिख के आता है। ठीक है, आगे फोर्थ, पेड सैलरी 8,000। 8,000 का कितना सैलरी पे किया? 8,000 का सैलरी पे किया। लास्ट वन, पेड सैलरी 8,000 रुपीज। अपने वर्कर को सैलरी दिया, जेब से पैसे चले गए, तो कैश में भी 8,000 माइनस, कैश बचा 84। स्टॉक वैसा ही एज इट इज, डेटर भी एज इट इज, क्रेडिटर एज इट इज, और अपने कैपिटल से भी 8,000 माइनस, क्योंकि आपने सैलरी दिया तो आपके पास से पैसे माइनस हो जाएंगे। 97,000। डन। अब यहां पे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। वन 127, 84, 18, 182, 127, दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। हमारा सोल्यूशन सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, चेक 1 लाख, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों, उसमें एक ही एसेट कैश के साथ बिजनेस शुरू कर रहा था। अब 4-5 एसेट्स के साथ बिजनेस शुरू कर रहा है। तो कोई बात नहीं, जितने भी के साथ बिजनेस शुरू करेगा, कमेंस करेगा, इनिशिएट करेगा, सबको एसेट्स में डाल देंगे और कैपिटल में टोटल ले लेंगे। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000, 1 लाख चेक, गुड्स 60,000,
मशीनरी 1 लाख, एंड फर्नीचर 50,000। आप एक एक करके हम एसेट्स को ले लेते हैं। सबसे पहले कैश, ये लिखा मैंने कैश, और कैश में डाल दिया 50। इसके बाद मैंने लिखा चेक, चेक यानी कि बैंक, बैंक में मैंने डाल दिया 1 लाख, बिकॉज सब एसेट्स ही हैं। इसके बाद आया गुड्स, गुड्स यानी कि स्टॉक, स्टॉक में मैंने डाल दिया 60,000। इसके बाद आया मशीनरी, मशीनरी में मैंने डाल दिया 1 लाख, और इसके बाद आया आपका फर्नीचर, और फर्नीचर में मैंने डाल दिया 50,000। ये सब एसेट्स हैं। लाइबिलिटी 0। कैपिटल में इनका टोटल डाल दीजिए, 150, 210, 310, 360। तो कैपिटल में मैंने टोटल डाल दिया 3। मतलब इस बार बिजनेस इतने सारे एसेट्स के साथ, कैश में, गल्ले में पैसा है, बैंक में पैसा है, इतने का माल गोडाउन में भर लिया, इतने का मशीनरी ले लिया, इतने का फर्नीचर, तो टोटल 3,60,000 के साथ बिजनेस उसने शुरू किया। नंबर 2, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चों ये वाला। 1/3 ऑफ above goods sold at a profit of 10% and half payment is received। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। जो ऊपर का स्टॉक है उसका 1/3 सेल कर दिया। स्टॉक 60,000, आप देख सकते हैं यहां पे 60,000 का 1/3 20,000, मतलब 20,000 का स्टॉक उसने सेल कर दिया, और कितना प्रॉफिट? 10%। तो 20,000 का दिख रहा है 10% 2,000, और प्रॉफिट जैसा कि आप जानते हैं प्लस हो जाता है, तो 20 में 2 को प्लस किए 22,000। तो 22,000 कैश मिलना है, लेकिन हाफ पेमेंट मिला, तो 20,000 का हाफ कर दीजिए 11,000। 11,000 मिल गया, और 11,000 अभी मिलना बाकी है, यानी एक्रूड इनकम। तो अभी मिला कितना है? 11,000। तो कैश में प्लस हो जाएगा 11, कैश 50 से हो जाएगा 61, बैंक उतना ही रहेगा। स्टॉक, कितने का स्टॉक सेल कर दिया है? 1/3, जो कि 20,000 होता है। तो 60,000 के स्टॉक में से 20,000 को सेल कर दिया, स्टॉक बचा 40,000। मशीनरी एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज, और एक नया एसेट आ जाएगा, डेटर। कहा था बच्चों मैंने आपको कि अगर सामान उधार में बेचेगा तो फिर वो एसेट्स में आएगा। तो 11,000 अभी मिलना बाकी है, एक्रूड इनकम, मतलब फ्यूचर में उसे 11,000 लेना है। तो डेटर में मैं डाल दूंगा 11। ठीक है, 60 का 1/3 20, 10% प्रॉफिट 2, प्रॉफिट को प्लस किया 22, लेकिन उसमें से आधा मिला, 22 का हाफ 11। तो कैश में 11 प्लस कर दिया, बैंक को वैसे ही उतार दिया, 20 का गुड सेल कर दे तो स्टॉक में से 20 माइनस, मशीनरी वैसी उतर गया, फर्नीचर वैसी उतर गया, और एक नया एसेट आ गया, डेटर। और डेटर में मैंने डाल दिया 11,000। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का सामान 22 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट। तो कैपिटल में कितना? +2।
3,62,000 और यहां मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। नंबर 3 आगे बोला है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, गिर गई। जब आप कोई नया एसेट लेते हो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है, डेप्रिशिएट होती है, उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने अपने कोचिंग के लिए एसी लिया था आज से 3 साल पहले 1 लाख रुपीज में, क्या आज इस एसी का रेट 1 लाख होगा? यूज करते रहने से इस एसी का वैल्यू डाउन हो गया है। तो अगर कोई एसेट, कोई मशीन आप फैक्ट्री में लगवा रहे हैं, वो लगातार काम कर रहा है, तो जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा, समय बीतेगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन, इसके बाद में एक चैप्टर भी है जो आप आने वाले क्लास में पढ़ोगे। आने वाले क्लास में मतलब आने वाले सिलेबस में, 11 में ही पढ़ोगे, लेकिन आने वाले लेसन में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। तो कैश उतना ही रहा 61, बैंक भी उतना रहा 1 लाख, स्टॉक भी उतना रहा 40, मशीनरी 1 लाख का 10%, एक जीरो कम कर दीजिए, 1 लाख का 10%, 10,000। ऐसे निकाल लो, आप जानते हो मैथ्स तो पढ़ते आ रहे हो। 1 लाख का 10% कितना आया? 10,000। तो मशीन की वैल्यू कितनी गिर गई? 10,000। तो अब उस मशीन की वैल्यू कितनी है? 90,000। मतलब जिस मशीन को 1 लाख में लिए थे, आज उसकी वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो गई, कितनी हो गई? 90,000। फर्नीचर वैसा ही और डेटर भी जैसा था वैसा। लाइबिलिटी 0 और कैपिटल में से 10,000 माइनस। क्यों लॉस हो गया? आपकी मशीन की वैल्यू गिर गई तो आपके लिए लॉस है। मैंने बोला था लॉस होने से कैपिटल माइनस होता है, डिक्रीज होता है। प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है, प्लस होता है। यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, नुकसान हुआ है, तो कैपिटल भी 10,000 डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपका जो मशीन था वो भी तो कैपिटल का ही पार्ट था। तो जब मशीन का वैल्यू गिरेगा, आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा। फिर मुझे यहां लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। एंट्री नंबर 4 आगे बोला है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। अपने खर्चे के लिए बिजनेस से 10,000 निकाल लिया। मतलब ड्राइंग से कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो ड्राइंग से मतलब बिजनेस से पैसा बाहर। मैंने बोला था ड्राइंग्स होगा, अगर पैसा निकालेगा तो कैश या बैंक से माइनस, और कैपिटल से तो माइनस होगा ही। तो यहां पे कैश में से माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश निकाला है। तो गल्ले में कितना कैश बचा? 51। बैंक उतना ही रहा। बैंक से पैसा निकालता तो बैंक से माइनस करता। 40 रहा अपना स्टॉक, मशीनरी अपना 90, फर्नीचर अपना 50, ये अपना 11, लाइबिलिटी अभी 0, और कैपिटल से भी 10,000 माइनस, क्योंकि अपने लिए निकाल लिया और कैश भी कैपिटल का ही पार्ट था। तो जब घर के लिए पैसे निकाल लिए उसमें से, तो आपका बिजनेस कैपिटल कम हो गया। फिर मुझे यहां लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट 5th, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। जैसे बैंक से आप पैसा विड्रॉ करते हो, लोन लेते हो, तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने बैंक से 10,000 रुपीज विड्रॉ किया, अब मैंने एज अ लोन उस पैसे को लिया, तो कल को जब मैं वापस करूं तो मैं क्या 10,000 ही वापस करूंगा?
उसका कुछ इंटरेस्ट होगा, मुझे वो भी देना पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहां पे इसने अपने पर्सनल यूज के लिए कितना रुपए निकाला था, 10,000, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5%। तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5%। और अगर मैं एक सोल प्रोपराइटरशिप चला रहा हूं, मैं खुद अपना दुकान चला रहा हूं, बिजनेस चला रहा हूं, और मैं खुद को सैलरी दे रहा हूं, तो एक तरह से मेरे लिए इनकम भी और एक तरह से मेरे लिए एक्सपेंस भी है। अगर मैं खुद ही ओनर हूं और खुद ही को सैलरी दे रहा हूं, तो मेरा पैसा मुझे ही मिलेगा, और अगर मैं उस गल्ले में से पैसा निकाल के वापस डाल रहा हूं, तो मेरा ही पैसा मैं वापस डाल रहा हूं। तो यहां पे जो ओनर है, जो प्रोपराइटर है, उसी ने पैसा निकाला और उसी का इंटरेस्ट दे रहा है। तो एक तरह से बिजनेस के लिए पैसे आ भी रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। कैसे, ओनर जो है वो खुद ही इंटरेस्ट भर रहा है, बिजनेस भी ओनर का है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उसका जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। कैसे, आपका कैश उतना ही रहेगा, आपका बैंक उतना ही रहेगा, आपका स्टॉक उतना ही रहेगा, आपका मशीनरी उतना ही रहेगा, आपका फर्नीचर उतना ही रहेगा, आपका डेटर उतना ही रहेगा, आपका लाइबिलिटी भी उतना रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 500, आप एक बार इसमें माइनस करिए, फिर इसी में प्लस करिए, तो नेट इफेक्ट तो वापस 342 हो जाएगा। सो इजी। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपके कैपिटल में पहले माइनस होगा, फिर वही प्लस हो जाएगा। क्यों, अगर ओनर ने निकाला और उसका इंटरेस्ट दे रहा है, तो एक तरह से वो बिजनेस में पैसे डाल रहा है और बिजनेस से ही दे रहा है, तो एक तरह से बिजनेस के लिए इनकम भी है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी है। इसीलिए जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, आपको किसी में कुछ नहीं करना है, कैपिटल में ही माइनस करिए, फिर उसी में प्लस कर दीजिए, तो नेट इफेक्ट उसका जीरो हो जाएगा, वापस 342 से वापस 342। ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में रहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो बताइए आपका कैपिटल कितना था, 360। 360 का 10%, 10/100, 36। जैसे बिजनेस में पैसा डालते हैं, बैंक में पैसा डालते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, तो अपने बिजनेस में आप ओनर पैसा डाल रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसी के पैसे में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वही उसी का बिजनेस दे रहा है, तो आईओसी का भी नेट इफेक्ट जीरो होगा। पर आईओसी क्या होगा, आईओसी पहले प्लस होगा और फिर माइनस। अगर आईओसी है तो कैपिटल में पहले प्लस होगा और फिर उसी कैपिटल में वो माइनस, और अगर आईओडी है तो कैपिटल में पहले माइनस होगा फिर उसी में प्लस। बिकॉज ओनर और बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में सेम होते हैं, खुद ही को इंटरेस्ट दे रहा है, अपने ही बिजनेस से दे रहा है, तो पहले माइनस और फिर प्लस। और आईओसी है तो पहले प्लस और फिर माइनस, तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एट पार। यहां मुझे लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। और यहां पे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एट पार। मतलब 10,000 का स्टॉक 10,000 में ही बेचा, पार मतलब सेम प्राइस। अभी तक हमने देखा 10,000 के सामान को 12 में बेच रहा है, 15 को 18 में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिटेबल बेच रहा है, प्रॉफिट में बेच रहा है। लेकिन इस बार पार में बेचा है, मतलब 10,000 का स्टॉक 10,000 में ही बेचा है, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। तो 10,000 का माल बेचा है तो कैश में कितना प्लस हो जाएगा, 10,000, आपका कैश हो गया 61, बैंक एज इट इज, स्टॉक एज इट इज, मशीनरी एज इट इज। और एक चीज में से फॉल्ट हो गया, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। मैंने बोला था
जब जब परचेज करता है कैश में माइनस और स्टॉक में प्लस, लेकिन जब सेल करता है तो कैश में प्लस और स्टॉक में माइनस। क्यों? उतने का माल उसने बेच दिया तो वो गोडाउन से माल बाहर चला गया। तो इसने 10,000 का स्टॉक बेचा है, तो जो स्टॉक 40 था उसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 10। तो कितने का स्टॉक बचा? 30। मशीनरी उतना, फर्नीचर भी उतना, और डेटर भी 11 का 11। लाइबिलिटी 0। और कैपिटल में जब प्रॉफिट लॉस हुआ ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। 10,000 का स्टॉक 10 में बेचा, कैश में प्लस हुआ, स्टॉक में माइनस, बैलेंस हो गया। कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। डन। अब मैच कर लेते हैं। कैश 61, बैंक 1 लाख, स्टॉक 30, मशीनरी 90, फर्नीचर 50, डेटर 11, लाइबिलिटी 0, कैपिटल 342। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। और एक बात कहना चाहूंगा, मैंने सोचा था कि वन शॉट में मैं चैप्टर आज खत्म कर दूंगा आज, लेकिन एक पार्ट अभी बच गया है जिसमें मैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये सब निकालना है। तो मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा एटलीस्ट हाफ एन आवर का। और एक क्वेश्चन मैंने लीव किया है, 16 क्वेश्चन। आप इसको ट्राई करिएगा। मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को और जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्लास 11 की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ।